हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात करेंगे आज पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले 3 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, तुरंत याद कर लेने हैं। पहला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? पहला क्वेश्चन आपको आवाज सही आ रही है ना? हाँ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? पहला क्वेश्चन ये याद कर लेना है। फिर वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पास हुआ था? इसे याद कर लेना है। और तीसरा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ था? इसको आपको याद कर लेना है। ये 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको याद कर लेने हैं। अगर और भी कुछ भूलना चाहें तो ये 3 के अलावा बाकी जो भूलना चाहें वो भूल सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम लोग बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही हक होता है, यानी कि इसके जितने भी नियम हैं, वो जितनी भी शक्तियां हैं, वो सारी आपकी केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार यदि चाहती है, यदि केंद्र सरकार को लगता है तो वो बहुत सारे निकाय गठित कर सकती है, प्राधिकरण गठित कर सकती है, ट्रिब्यूनल गठित कर सकती है, या फिर अपनी शक्तियां किसी राज्य को सौंप सकती हैं, या अपनी शक्तियां किसी एक पर्टिकुलर अधिकारी को सौंप सकती है कि तुम इस शक्ति का प्रयोग करो और पर्यावरण की जान बचाओ। ठीक है ना? तो ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है, वो ये कर सकती है। इसे कहते हैं प्रत्यायोजन करना, यानी अपनी शक्तियों को किसी दूसरे के माध्यम से प्रयोग करवाना। इसे कहते हैं प्रत्यायोजन करना। क्लियर है? तो चलिए 1 बाय 1 करके समझना शुरू करते हैं और पूरी चीजें आपको याद हो जाएंगी। पहले 2 अनुच्छेद। पहला 48 का सब आर्टिकल ए, 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए क्या कहता है? आपको तो ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी से संबंधित है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 51 का जो ए है, 51 का ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। तो 2 अनुच्छेद हमको यहां पर देखने हैं, 51 ए का जी और एक देखना है 48 का ए। ये 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। हमारा कर्तव्य बताया गया है और हमारा कुछ नीति निर्देशक तत्वों में भी बताया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी? 23 मई 1986 को, और ये 23 मई 1986 को ही संपूर्ण भारत पर लागू हो गया था। तो विस्तार संपूर्ण भारत पे है। संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। इस अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं मौजूद हैं। 4 अध्याय और 26 धाराएं मौजूद हैं। पर्यावरण के सुधार के लिए सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में बहुत सारे विनिश्चय किए गए, बहुत सारे कदम उठाने की बात कही गई। भारत भी इस स्टॉकहोम सम्मेलन में उस समय शामिल हुआ था, लेकिन भारत ने कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं बनाया था, कोई भी पर्यावरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन 3 से 4 दिसंबर 1984 को एक बहुत दुखद घटना हुई। 3-4 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ कि एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी, उसमें लीकेज हो गई, और लीकेज के दौरान बहुत सारे गांव के लोग है ना मार दिए गए या मर गए। और आज भी जब उनका कंकाल मिलता है तो उनकी हड्डियों में नीलापन रहता है। पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। अब उससे किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका आंसर है मिक गैस का रिसाव हुआ था। इसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर भाई? तो मिक है, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट है, साइनाइड मत कर दीजिएगा। कब हुई थी? 3 से 4 दिसंबर 1984। तो जब ये भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना हुई तो इस घटना के बाद ही सामने हमारे आया, पर्यावरण के लिए हमने पहला कदम उठाया, वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास हुआ। तो 23 मई 1986 में पास हुआ और संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। अब आगे देखते हैं अगली बात। हमारे संविधान में आपको 2 अनुच्छेद याद करने हैं। एक है आपका 48 का और एक है 51 का ए का जी। तो 48 का डीएपी से संबंधित है, और 51 ए का जो जी है वो हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यदि इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो रूस या यूएसएसआर के संविधान से लिया है ना? रूस या यूएसएसआर, जिसे हम लोग कहते हैं सोवियत संघ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोवियत संघ के संविधान से लिया है। सोवियत संघ में है ना, सोवियत संघ का जो विघटन है वो आपका 1991 हुआ था। कुल 15 देशों में विभाजन हुआ था, और इन 15 देशों में जो सबसे बड़ा देश निकला था वो था रशिया, जो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा
क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपका आंसर आएगा आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया था। अब देखते हैं 48 का जो क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा करना। ठीक है, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है। 51 का क्या बताता है? पर्यावरण जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्य जीव ये सारी चीजें आती हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनकी रक्षा की जाए, संवर्धन किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, प्राणी पशु के लिए दया का भाव रखा जाए, ये हमें कर्तव्य बताया गया है। तो ये 2 आर्टिकल आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये 2 आर्टिकल पर्यावरण से संबंधित याद कर लेने हैं। अब आपको पता है कि किसी भी अधिनियम का जो धारा नंबर 1 होती है वो हमेशा बताता है कि ये कब लागू हुआ था और इसका विस्तार कितनी जगह पर है। तो ये धारा नंबर 1 हर अधिनियम की यही बताती है। धारा नंबर 2 उस अधिनियम में जो भी प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनकी परिभाषाएं समझनी चाहिए, तो हर धारा नंबर 2 में परिभाषाएं दी रहती हैं। तो यहाँ पर भी धारा नंबर 2 में परिभाषाएं हैं, जैसे पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण को मैं आसानी से समझाता हूँ। पर्यावरण होता क्या है? परिधन आवरण, हमारे चारों और जो घिरा है वही हमारा पर्यावरण है। अब पर्यावरण को समझ लीजिए, प्रकृति और जीव है ना। तो ये प्रकृति है और प्रकृति क्या पैदा कर रही है? जीव। तो प्रकृति और जीवों के बीच में जो संबंध उपस्थित होता है उसका अध्ययन हम लोग पर्यावरण में करते हैं। ठीक है ना, प्रकृति और जीव का संबंध। अब पर्यावरण में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल ये सब शामिल किया जाता है, वो आपको पता है। और जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल इन सब को शामिल कर लोगे तो ये प्रकृति है, और फिर इनसे क्या बनता है? जैवमंडल यानी जीव। ठीक है, तो पर्यावरण में प्रकृति और जीवों का संबंध स्थापित किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं, है ना? ये प्रदूषक ठोस अवस्था में हो सकते हैं, द्रव अवस्था में हो सकते हैं, गैस अवस्था में हो सकते हैं। यानी कि पर्यावरण प्रदूषक उन तत्वों को कहा जाता है जो पर्यावरण को क्षति या नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे जल को नुकसान पहुंचा रहे हो, वायु को नुकसान पहुंचा रहे हो, मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो ऐसे तत्व पर्यावरण प्रदूषक तत्व के नाम से जाने जाएंगे। परिसंकटमय पदार्थ क्या होता है? परिसंकटमय पदार्थ का मतलब है ऐसे रासायनिक तत्व जिनका उपयोग करने से, समझना, ऐसे रासायनिक केमिकल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर वो सभी तत्व, ठोस द्रव गैस के वो सभी तत्व जो हमारे पर्यावरण को नुकसान करेंगे। यहाँ पर ऐसे रासायनिक तत्व जिससे हमारे पर्यावरण का विनाश हो सकता है। जैसे आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी, यदि परमाणु बम का विस्फोट हो जाएगा तो हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान होने वाला है, कितनी रेडिएशन वहां से निकलने वाली है। तो ये सारी चीजें आपकी कहलाती हैं परिसंकटमय पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। तो धारा 3 क्या कहती है? मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार के पास पूरी शक्ति है कि वो अपनी शक्ति किसी को प्रत्यायोजित कर सकती है, यानी किसी अधिकारी को दे सकती है, राज्य सरकार को सौंप सकती है, या फिर केंद्र सरकार इस पर्यावरण को के निपटारे के लिए या पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका निदान करने के लिए प्राधिकरण का भी गठन कर सकती है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, की स्थापना की। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की थी। प्राधिकरण कहीं पर भी लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि कोई भी न्याय का मुकदमा होगा, कोई भी न्याय संबंधी बात होगी, उस लेवल से कोई भी मुकदमे संबंधी बात होगी, केस के संबंधी बात होगी, उसका निपटारा ये प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है। जो प्राधिकरण होते हैं ये न्यायिक रूप से गठित होते हैं। जब ये किसी केस की जांच कर रहे होते हैं तो इनको वही शक्ति प्राप्त होती है जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है, किसी को अपने समक्ष उपस्थित करना, किसी की तलाशी लेना, है ना, किसी को वारंट इशू करना, किसी का सबूत निकलवाना, ये सारी चीजें आपकी प्राधिकरण में होती हैं। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा कि हम भी पर्यावरण से संबंधित सभी चीजों के निपटान के लिए या निदान के लिए एक एनजीटी का निर्माण कर रहे हैं, और जैसे एनजीटी का गठन हो जाता है तो हमारे द्वारा जो भी लिखित निर्देश दिए जाएंगे, केंद्र सरकार जो भी लिखित निर्देश देगी। अब लिखित निर्देश क्या होता है? किसी कंपनी को बंद करना, किसी कंपनी ने
अपना जितना भी मल मूत्र था या जितना भी जहरीला पदार्थ था वो किसी नदी में डाल दिया, या फिर कुछ भी ऐसा करना, किसी उद्योग को बंद करना, किसी प्रक्रिया को बंद करना, संक्रिया को बंद करना, कारखाने को बंद करना, यदि वो पर्यावरण प्रदूषण इस प्रकार फैला रही है और मान नहीं रही है, तो यदि ऐसी कोई बात हो जाती है तो केंद्र सरकार एक निर्देश देती है, लिखित निर्देश की इस पर जल्दी कार्रवाई की जाए। और वो जो कंपनी है, अब वो केंद्र सरकार के पास तो आएगी नहीं, तो वो जो केंद्र जो कंपनी है जो इस पर बंद करने का आरोप लगाया है, वो अपना मुकदमा या अपना जो पक्ष होगा वो किसके पास रखेगी आके? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पास आकर अपना वो पक्ष रखेगी। तो यहां तक आपको बात समझ में आई? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अपील, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रदूषण नियंत्रण का सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था किसे माना गया है? तो आपका आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भारत में क्या प्रदूषण नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो जो हमने धारा लिखी है उन धाराओं को याद करना है। वैसे तो मैं धारा लिखता नहीं हूँ, आप जानते हैं, जो लेकिन धारा मैं लिख रहा हूँ उसके आने की संभावना है। वैसे आपके यूपीएसआई में बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग को अगर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में आएगा, देखो कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है ना, लगता है मेरा पैसा पी गए। इसीलिए मैं ज़बरदस्ती आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाता हूँ कि भाई आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहें। मैं आपको ज्ञान के लिए भी पढ़ाता हूँ, ना कि आपके पेपर के लिए भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होता है मैं अपने काम से काम करता हूँ। अब धारा 7 क्या बताती है? धारा 7 उन पर लगती है, देखो भाई जो भी कारखाने हैं, अब कारखाने में जो भी उत्पादन होगा तो उत्पादन होगा, जैसे चमड़े का उत्पादन हो रहा है, जूता बन रहा है या कुछ भी, यदि कुछ भी उत्पादन होगा तो उससे जो पेंट है तो पेंट में जहरीले सामान होंगे, जहरीले तत्व शामिल होंगे। तो जो भी उत्पादन करेगी कंपनी उससे कुछ ना कुछ तो उत्सर्जन होगा ही, वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड का हो, या किसी भी चीज़ का उत्पादन हो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हर कारखाने, जो भी कारखाना है, जो भी कंपनी है, उससे कितना उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के हिसाब से, उसका टर्नओवर कितना है, उस हिसाब से हम एक मानक डिसाइड कर देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा तुम्हें उत्सर्जन नहीं करना है कार्बन डाइऑक्साइड का या सल्फर डाइऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का, इससे ज़्यादा उत्पादन या इससे ज़्यादा आपको प्रदूषण नहीं फैलाना है। तो याद रखिएगा, आपका धारा 7 का बताता है निर्धारित मानक से ज़्यादा उत्सर्जन अगर आप करोगे किसी भी गैस का जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो आपके कारखाने को बंद करने की बात कही जाएगी। धारा 13 क्या कहती है, इसको समझा देता हूं मैं। धारा 13 सरकारी विश्लेषक। अब जैसे कोई कंपनी चल रही है, वहां के अगल बगल के लोग जाते हैं और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि इस कंपनी की वजह से हमारे यहाँ का पानी खराब हो रहा है, इस कंपनी की वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं, इस कंपनी में इतना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है कि वहाँ की मिट्टी भी खराब हो रही है, किसानों की ज़मीन खराब हो रही है तो खेती भी अच्छी नहीं पड़ रही है, तो खेती भी खराब हो रही है। यदि ऐसी सब शिकायतें आती हैं तो सीधे कंपनी को बंद नहीं किया जाता है, पहले एक सरकारी विश्लेषक जो गवर्नमेंट एनालाइजर होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, उसको भेजा जाता है उस कारखाने के पास। वो मिट्टी, पानी, हवा उन सबको चेक करता है और चेक करने के बाद मापक दंड जो होता है, जो मानक होता है, उससे मैच करता है। यदि पाता है कि यदि ऐसी कंडीशन चलती रही तो यहाँ के क्षेत्र खराब हो जाएगा और इसको बंद करना उचित है, तब बंद करने की बात आती है। इसके लिए जो सरकारी विश्लेषक होता है, इसके लिए वो अपने काम कहाँ करेगा, इसके लिए धारा 12 कहती है कि पर्यावरणीय प्रयोगशाला बनाई जाएंगी जहाँ पर सरकारी विश्लेषक अपना रिसर्च कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अधिनियम का उल्लंघन कोई करता है, यदि इसके तहत कोई भी अधिनियम का उल्लंघन करता है तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। यदि पहली बार आपको पकड़ा गया है तो 5 वर्ष का कारावास होगा। अच्छा, एक और बात कि सरकारी विश्लेषक जो भी रिपोर्ट बनाता है उसको साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब पहली बार अगर आप पकड़े गए, आपने उल्लंघन किया इसका, तो पहली बार आप पकड़े गए तो 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। यदि आप 1 वर्ष के भीतर आप एक बार पकड़े गए और आप दूसरी बार पकड़े गए और 1 वर्ष नहीं हुआ था, यानी कि आपने काम किया, आपने जुर्माना भरा और फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया, आपने कहा उत्सर्जन हम कम करेंगे, लेकिन फिर से आपने ज़्यादा करना शुरू किया, फिर जांच बैठी, फिर आप पकड़े गए। यदि दूसरी बार पकड़े गए तो पहली बार जब पकड़े गए थे और जब दूसरी बार पकड़े गए हैं तो उसके बीच में जितने भी दिन हुए हैं, जितने भी दिन बीते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यदि तीसरी बार पकड़े गए तो आपको 7 वर्ष तक का कारावास होगा। ठीक है, तो ये उल्लंघन की बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। ये धाराएं याद रखना, पर्यावरणीय प्रयोगशाला, सरकारी विश्लेषक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला,
क्वेश्चन पूछा था कंपनी द्वारा अगर अपराध किया जाएगा या सरकारी विभाग द्वारा अपराध किया जाएगा तो उसको भी दंड मिलेगा। तो उसके दंड की धारा क्या है? तो कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है तो उसके दंड का विधान धारा 16 में दिया गया है। यदि सरकारी विभाग ऐसी गलती कर रहा है तो उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। यदि लोग चाहेंगे केंद्र सरकार को सौंपेंगे तो भी कमेटी गठित होगी और सरकारी विभाग पर भी केस चलाया जा सकता है धारा नंबर 17 के तहत। ठीक है, अब दो अधिनियम को देखने हैं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में पास हुआ था, जबकि जल प्रदूषण अधिनियम 1974 23 मार्च को पास हुआ था। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि कोई वायु प्रदूषण फैलाता है तो उल्लंघन करता है तो क्या सजा है। तो याद रखिएगा, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 को अनुमति राष्ट्रपति की मिली थी 29 मार्च 1981 को, जबकि संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था 15 मई 1981 को। यदि कोई इसका अधिनियम का उल्लंघन करता है तो पहली बार पकड़ा गया तो 3 महीने का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि वो दूसरी बार पकड़ा गया तो जब से पकड़ा गया था, जब दूसरी बार पकड़ा गया जितने भी दिन हुए हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से उसको 10,000 रुपये भरना पड़ेगा। तो ये वायु प्रदूषण अधिनियम कब पास हुआ था, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जल प्रदूषण अधिनियम में, जो कि आपको 1974 23 मार्च को पास हुआ था। जब ये 1974 पास हुआ तब ये कहाँ कहाँ लागू किया गया था सर्वप्रथम? तो याद रखिएगा, टोटल 12 राज्यों में ये अधिनियम लागू हुआ था। फिर जब अनुच्छेद 252 का एक लागू हुआ जल प्रदूषण वाला, तब ये पूरे देशों में लागू हो गया। तो असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो इन 12 राज्यों में सर्वप्रथम लागू हुआ था। ये यूपीएससी के पेपर में आता है किस में लागू नहीं हुआ था। फिर जब आर्टिकल 252 का सब आर्टिकल 1 लागू हुआ तो पूरे देश में लागू हो गया। यदि इसका उल्लंघन कोई करता है तो 3 माह की सजा, पहली बार पकड़ा गया 3 माह की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। दूसरी बार पकड़ा गया तो जब से पकड़ा गया है दूसरी बार तो जितने भी काउंट होंगे दिन, उस पर 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब 2 बातें मैं आपको बताता हूं। वो 2 बातें क्या है समझ लीजिए। जैसे आपने देखा होगा गंगा नदी है, गंगा नदी है तो गंगा नदी के किनारे किनारे यदि आप कानपुर के आसपास जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कानपुर के आसपास जाएंगे तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी के जस्ट ऊपर ऐसे लोगों ने क्या किया, जमीन पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बसा रखी है। झुग्गी झोपड़ी का मतलब बहुत सारे ट्रैक्टर लगा रखे हैं, है ना। और वो करते क्या है, जितना भी खाते रहते हैं पन्नी उसको गंगा नदी में फेंकते रहते हैं, खाते रहते फेंकते रहते हैं। जो भी सुबह का कार्यक्रम होते हैं, चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, वो गंगा नदी पे कर लेते हैं और वहीं पर अपना शौच कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपना जितना भी मल मूत्र है वो सब गंगा नदी में बहा रहे हैं या फिर नदी में बहा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी, है ना, और जब दुर्गा पूजा जब होती है तो वो लोग जाकर जितना भी मूर्ति होती है वो सभी नदियों में सिरवा देते हैं। अब नदियों में सिरवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नदी में सिरवा सकते हैं, मिट्टी की बनी होती है मूर्ति, लेकिन मिट्टी के ऊपर जो रंग बना होता है, जो रंग लगाया जाता है, उसमें जहरीले तत्व मिले होते हैं, आर्सेनिक मिला होता है, और आर्सेनिक पानी को खराब करेगा, है ना। और आर्सेनिक पानी को खराब करेगा, सीसा पानी को खराब करेगा, मरकरी पानी को खराब करेगी। तो भाई कुछ लोग जाके ये भी करते हैं, तो उन सब पर बैन लगा दिया गया। आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी में आप क्या कहा जाता है कि नदियों में प्रवाह नहीं किया जाएगा, एक गड्ढा बनाइए और उस गड्ढे में ही आप उनको सिरवा दीजिए, थोड़ा पानी डालिए, सिरवा दीजिए और फिर मिट्टी डाल दीजिए, ये कर लीजिए। लेकिन लोग माने तो माने, नहीं माने तो धर्म की आस्था, वो कहते हैं धर्म के प्रति छेड़छाड़ हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके लिए तो भाई ये सही है ना, जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जीवन रहेगा तो आप बार बार गणेश चतुर्थी मनाएंगे, गणेश जी का भंडारा अपने यहाँ रखेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता ना सर। लेकिन अगर आपके पास जीवन ही नहीं रहेगा, अच्छा ये सब किन को पता चलता है, ये सब परेशानी कौन भुगतता है? ये सब परेशानी जिनके यहाँ आरओ लगा है वो आरओ का पानी पीते हैं, वो नहीं भुगतते हैं। भुगतता कौन है? जो नीचे लेवल पे है। बात समझ आ रही है? तो जो नदी का पानी पीता है, जो तालाब का पानी पीता है, जो कुएं का पानी पीता है, उनको परेशानी है, ठीक है। यदि आप कुएं को गंदा करेंगे, नदी को गंदा करेंगे, है ना, तो इन सब पर आपको दंड मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूं। अगली बात, कभी आपने देखा होगा जब आप जा रहे होते हैं रास्ते से तो रास्ते पे निर्देश लिखा रहता है ना, कि लखनऊ 250 किलोमीटर, बनारस 400 किलोमीटर, ऐसे बना रहता है कि इधर जाना है, कि इधर जाना है, कि सीधे जाना है, बम्पी रोड है, उबड़ खाबड़ रोड है, यदि ये सब लिखा रहता है ना। बहुत सारी जगह आपने लिखा रहता है कि ये ज़मीन विवादित है, सरकारी ज़मीन है, विवादित है, इस पर कॉन्ट्रैक्ट करना मना है, ये सब लिखा रहता है। यदि सोचिए कि ऐसे
तंबू गड़ा हुआ है, खूंटा या स्तंभ गड़ा हुआ है जो बता रहा है लखनऊ इधर जाना है और इलाहाबाद के लिए इधर जाना है। और किसी ने कहा कि लाओ आज छेड़खानी करते हैं, उसने क्या किया, उसको घुमा दिया। अब लखनऊ इधर हो गया, इलाहाबाद इधर हो गया, उल्टा हो गया। अब सोचो, जिसको नहीं पता वो तो अपना भाग जाएगा और उसका कितना समय खराब होगा। तो ये सब क्या है भाई, अपराध की श्रेणी में आता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि 1,000 रुपये का जुर्माना होगा, लेकिन जो बेचारा चला जाएगा उसका तो 1,000 से ज़्यादा का पेट्रोल लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे याद रखना है धारा 42 और धारा 24, ये याद रखना है। देखो धारा 42 कहता है, यदि किसी स्थान पर सरकारी बोर्ड लगा है, निर्देशक बोर्ड लगा है या भी स्तंभ लगा, खूंटा लगा, जिसमें सरकार ने कुछ निर्देश दिए हैं या कुछ आदेश दिए हैं या कुछ भी बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर्यावरण को साफ करना है, पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचानी है, सावधानी से चलिए, बच्चे आ गए हैं सावधानी से चलिए, आगे जंगल है सावधानी से चलिए, आगे जीव जंतु हैं, यदि आपने इसका निर्देश का पालन नहीं किया, आपने उखाड़ के फेंक दिया उस खूंटे को या स्तंभ को, तो 3 महीने का कारावास, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। आगे धारा 24 क्या बताती है, यदि आपने प्रदूषक या मल को उठा के, जैसे कूड़ा उठाया और कूड़े को आपने सूखे कुएं में डाल दिया, कूड़ा उठाया आपने किसी तालाब में डाल दिया और आपने तालाब या जो कुआं था उसको गंदा कर दिया, ठीक है ना, तो आप उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, न्यूनतम 1.5 वर्ष। अब इसको बताते हैं, ठीक है। धारा 26 कहती है, नदी या कुएं में यदि आप मल मूत्र का स्राव करेंगे, यदि वहां पर चीजें खराब करेंगे, स्राव करेंगे तो ये सजा मिलेगी। अच्छा, एक और बात, जैसे मान के चलिए कि आपने कोई कंपनी बनाई और आपने कंपनी बनाई और देखा आपने यहाँ पे नदी बह रही है, तो आपने क्या किया, यहाँ का एक ऐसा निकासी बनाया कि जितना भी इसका खराब मटेरियल था इस कंपनी का, वो सारा जाकर नदी में मिल गया। तो ये निकासी जो आपने बताई है, ये निकासी है ना अवैध होगी। ये निकासी क्या होगी बेटा, अवैध होगी। कोई कंपनी या कोई भी कारखाना या कोई भी बड़ा कारखाना या फिर कुछ भी मान लीजिए, है ना, वो अपना निकासी स्थल बिना बोर्ड की, जो भी पर्यावरण प्रदूषण का बोर्ड है, उससे बिना अनुमति लिए निकासी स्थान नहीं बनाएगी। और निकासी स्थान ऐसा होगा जो पेयजल या नदी या तालाब या सरोवर या सरिता इन सब से अलग होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कहने का मतलब क्या है, बिना बोर्ड की अनुमति की निकासी या निकाय की स्थापना नहीं की जा जाएगी, है ना। कोई भी कारखाना अपनी निकासी की स्थापना नहीं कर सकता या निकासी नहीं बना सकता है बिना बोर्ड की अनुमति की, ये बताती है धारा नंबर 26। यदि ये सब करते हुए पाए गए तो न्यूनतम 1.5 साल की सजा है, अधिकतम 6 साल की सजा है ना। जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माना यहाँ पे दिखा नहीं गया है, जुर्माना जहाँ पे लिखा नहीं जाता है वहाँ 10,000 से ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा नहीं मानते हम लोग इस अधिनियम में। तो न्यूनतम 1.5 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें पढ़नी थी पर्यावरण में। तो यदि यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो गई, बस इतनी बात है, ठीक है। हाँ, तो इतनी बात अगर है, यदि यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई हो तो इसको सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, और भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में सिर्फ इतना ही आपको याद करना है, बाकी आपका दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।